लाओ जिन एक अनुभवी फेंग शुई मास्टर था जो किसी भी पुरानी कब्र को खोलने से पहले उसकी मिट्टी छककर यह अंदाजा लगाता था कि वहाँ कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं है। जिस दिन की ये बात है, उसने कब्र के पास की मिट्टी जैसे ही मुंह में डाली, उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। कब्र पर कोई नाम नहीं था, बस एक कोने में 38 से शुरू होने वाली अंकों की एक पंक्ति खुदी हुई थी। लाओ जिन ने चश्मा पहनकर ध्यान से देखा, लेकिन कुछ और समझ नहीं आया। उसने वहाँ की फेंग शुई जांचनी शुरू की, लेकिन कुछ ही पल में पीछे मुड़कर वापस चला गया। यह देखकर उसके साथी परेशान हो गए, क्योंकि इस काम के लिए उन्हें इतना पैसा मिलने वाला था कि जिंदगी भर आराम से रह सकते थे। लेकिन लाओ जिन ने कहा कि उसने अपने 40 साल के करियर में इतना भयंकर और भारी यिन ऊर्जा से भरा हुआ स्थान कभी नहीं देखा। पूरा पहाड़ जैसे किसी अदृश्य शक्ति से ढंका हुआ था और उसकी चोटी के पास हवा तक भारी लग रही थी। उसे वहाँ लोमड़ियाओं घूमती नजर आई। प्राचीन मान्यता के अनुसार लोमड़ियाओं और कब्रें साथ में हो तो वह जगह अत्यंत खतरनाक होती है। उसने बताया कि यह जगह इंसानों के दफनाने लायक नहीं है, बल्कि जैसे किसी दूसरी दुनिया की आत्माओं का घर हो। सभी घबरा गए, लेकिन मामला यही नहीं रुका। अगले दिन वही अमीर मालिक फिर से आया और लाओ जिनसे मदद की भीख मांगी, क्योंकि अब उसका खुद का बेटा खतरे में था। इस बार उसने सारी सच्चाई बता दी। उसके दादा एक वीर सैनिक थे जिन्हें युद्ध में बहादुरी के लिए इनाम मिला था। उस जमाने में एक भिक्षु था जिसका नाम था फॉक्स। उसी ने यह कब्रगाह ढूंढी थी और दादा को वहां दफन किया था। लेकिन चोरी से बचने के लिए नाम नहीं लिखा गया, बस एक गुप्त कोड के रूप में अक्षांश देशांतर लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड अंक खुदवाए गए थे। दादा ने बहुत सारा धन भी वहां गाड़ा था। उसके बाद से परिवार पर एक एक करके मुसीबतें आने लगी। पिता पैरालिसिस का शिकार हो गए, भाई ने मानसिक बीमारी के चलते आत्महत्या कर ली। अमेरिका चले जाने पर भी बुरा वक्त पीछा नहीं छोड़ा। पत्नी ने 2 बार गर्भपात किया और अब पैदा हुए बेटे की हालत बहुत ही गंभीर थी। वो दिन रात रोता था और कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहा था। तब उन्होंने एक महिला सादिका हुआ लिंग को बुलाया। जैसे ही वह बच्चे के पास पहुंची, उसने तुरंत अपने कान ढक लिए और सीटी बजाई। जब उसकी आंखें बंद हुई तो उसने बच्चे की आत्मा से संपर्क किया। तभी एक विशाल और धुंधला सा शरीर उसके सामने प्रकट हुआ और उसकी ओर एक बड़ा हाथ बढ़ने लगा। हुआ लिंग को तुरंत अंदाजा हो गया कि यह मामला बहुत गहरा है और सबको बाहर जाने को कहा। फिर उसने बच्चे को एक झोला पहनाया और एक मंत्र बोलते हुए पूजा शुरू की। जब उसने बच्चे की आंखें खोली तो उसकी हालत देखकर वह भी डर गई। अब यह साफ हो गया था कि सब कुछ उस पुरानी कब्र से जुड़ा है। लेकिन हुआ लिंग खुद फेंग शुई की विशेषज्ञ नहीं थी, इसलिए उसने लाओ जिन और एक अन्य व्यक्ति रोंगेन को साथ लिया। तभी सब वापस उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां कहानी शुरू हुई थी। अब जबकि मालिक ने पूरी सच्चाई बता दी थी, लाओ जिन ने बताया कि कब्र पर खुदे हुए नंबर असल में उसी जगह की लोकेशन को दिखा रहे थे। यानी कि भिक्षु फॉक्स ने जानबूझकर ही इतनी सटीकता से उस जगह को चुना था जो कि फेंग शुई के हिसाब से एक कब्रों में सबसे खतरनाक कब्र थी। अब सवाल था क्या करें। कब्र को छेड़ना भी खतरनाक था और छोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि मालिक का बेटा अब संकट में था। तब हुआ लिंग ने एक 2 तरफा समाधान सुझाया। एक तरफ से लकड़ी तोड़ने की परंपरा यानी कब्र खुदाई, और दूसरी तरफ से रस्सी कूदने जैसी तांत्रिक विधि से आत्मा को शांत करना। तैयारी शुरू हुई। मालिक ने 5 मरे हुए सुअर और 5 कब्र खोदने वाले मजदूर बुलाए। सबसे पहले फेंग जी नामक शिष्य ने मजदूरों के चेहरे पर भांग का खून लगाया। उनके बाल काटकर सुअर के मुंह में डाला गया ताकि कब्र की बुरी आत्माएं मजदूरों के बदले सुअरों में चली जाए।